हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है। टोटल हमने 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ा। सबसे पहला आ जाता है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, देखिए अब तक जो हमने सॉल्यूट लिया था वो सारे सॉल्यूट क्या थे? आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता। डिसोसिएट का मतलब टूटता है, फिर एसोसिएट यानी ऐड नहीं होता, जुड़ता नहीं है। ठीक है, अब हम जब वैन हॉफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या मतलब होता है? जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्यूट क्या होगा? डिसोसिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा। तो सबसे पहले हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। तो अपने पास सबसे पहले क्या है कि 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो सबसे पहला है अपना, ठीक है, वो क्या है आपका? P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में P नॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? जेटा सॉल्यूट। ठीक है, जेटा सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया आपका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा जो आता है आपका डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका? के बी इंटू एम। थर्ड है आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका? के एफ इंटू एम। फोर्थ आ जाता है आपका पाई इज इक्वल टू एम आर टी। ठीक है, देखिए ये क्या है आपका? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आ जाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे अब तक हमने जो पढ़ा था सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सॉल्यूट जो थे वो क्या थे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे एग्जांपल में भी हमने क्या लिया था आपका? यूरिया हो गया, ठीक है, शुगर केन, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज। ये सारी चीजें क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है आपका? कि जो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या हो जाता है आपका? जो एसोसिएट या डिसोसिएट होता है। एज फॉर एग्जांपल NaCl लेते हैं। ठीक है, NaCl को जब हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Na+Cl-, यानी यहाँ क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। और यहाँ लेट्स सपोज ये 100% डिसोसिएट हो गया, पूरा का पूरा टूट के Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा कि NaCl का जो मोल था स्टार्टिंग में यहाँ क्या है? 1 मोल है, और यहाँ पे जब देखेंगे हम तो Na+ का 1 मोल होगा और Cl- का 1 मोल। क्लास 11 में आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। इक्विलिब्रियम में ऐसा ही होता है, इसका 1 मोल तो इसका कितना? Na+ का 1 मोल देगा और Cl- का भी कितना देगा? 1 मोल देगा। ठीक है, यहाँ पे जो वैन हॉफ फैक्टर है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? I से। तो यहाँ पे जो I का वैल्यू होगा, ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल मोल कितना है? 2 है, और बिफोर कितना है आपका? 1 है। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया? 2/1। 2/1। तो यहां क्या पता चला कि आपका जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वल नहीं है। कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वल नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में कितना था आपका? 1 मोल था, जब ये डिसोसिएट हुआ तो कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही एसोसिएशन होता है, इसे डिसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन में क्या होगा? जैसे कि सपोज कर लीजिए आपका 4A है, 4 मोल्स ऑफ A यानी एटम दिया है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ A4। ठीक है, तो इसे एसोसिएशन कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? डिसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज हमने ले लिया MgCl2। क्या ले लिया? MgCl2। ठीक है, इसका भी सपोज कर लेते हैं हम 100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? Mg प्लस 2Cl-, ये टूट जाएगा आयंस में। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग में MgCl2 का 1 मोल था, तो यहाँ पे Mg प्लस का कितना होगा? 1 मोल,
और यहाँ पे Cl कितना आएगा, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 मोल्स आ जाएगा। यानी वेंट ऑफ फैक्टर जो बिफोर आफ्टर था वो 3 हो गया और बिफोर कितना हो गया 1 आ गया। ठीक है, तो यानी स्टार्टिंग में जो होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यही आपके इसी के बारे में हमें पढ़ना है, वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में। देखिए ये जो फॉर्मूला अब तक हमने निकाला था, जो पढ़ा था वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला वैलिड था। जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था वो कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वल था। ठीक है, लेकिन अब हम जब इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, वो इक्वल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे एक नया मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मॉडिफाइड फॉर्मूला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का आएगा अभी। ठीक है, जैसे कि हमने देखा कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डिसोसिएशन में क्या हो रहा है कि बढ़ जा रहा है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली हमारा जो वेंट ऑफ फैक्टर है वो यही बताता है कि कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, क्योंकि एसोसिएशन में क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बताया एसोसिएशन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि अगर ये 100% एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे कितना है 4 मोल है और यहाँ पे A4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 मोल हो गया, यानी ये एसोसिएट हुआ। और जब डिसोसिएशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है आयंस में। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है आपका I इज इक्वल टू नंबर ऑफ, ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ moles of solute after dissociation या association अपॉन में आ जाता है टोटल नंबर ऑफ moles of solute before dissociation या फिर एसोसिएशन। और ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेंट ऑफ फैक्टर का, कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन, और कि कौन डिसोसिएट होता है आपका, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं। कौन डिसोसिएट होता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होते हैं। तो जैसे हमने फिर से वही एग्जांपल ले लिया NaCl को, ठीक है, NaCl 100% अगर डिसोसिएट होगा Na+Cl-, ठीक है, क्या होगा 100% डिसोसिएट। सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्या होगा 100% डिसोसिएट होगा, तो NaCl किस में कन्वर्ट हुआ, Na+ और Cl-। ठीक है, अगर ये 1 हुआ ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आप लोगों ने पढ़ा था कि 1 मोल ऑफ NaCl गिव्स 1 मोल ऑफ Na+ आयन और 1 मोल ऑफ Cl- आयन, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तीनों का क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जब हम I निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो डिसोसिएट होने के बाद टोटल नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों काउंट करके कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और स्टार्टिंग में कितना था, बिफोर कितना था डिसोसिएशन के 1, तो ये I इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर का कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग MgCl2 का, तो MgCl2 लेंगे, ठीक है, ये भी डिसोसिएशन हो रहा है, इसका 100% सपोज कर लेते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा Mg+2+2Cl-, ठीक है, इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल देगा, इसका 2 को स्टोरी देखिए, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल दे रहा है और इसके 1 मोल से इसका 2 मोल दे रहा है, तो इसलिए यहाँ 2 आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन कितना है 3 और बिफोर कितना है 1, तो 3/1 विच इज इक्वल टू 1। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, ठीक है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड का जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जब ये होगा तो ये हो जाता है आपका 4K+ FeCN का होल 6 और यहाँ क्या आ जाएगा -4, तो ये 1 मोल इसका कितना देगा, यहाँ पे 4 है इसलिए ये 4 मोल दे देगा और ये 1 मोल देगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा I का आफ्टर कितना हो रहा है 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5 अपॉन में 1, यानी यहाँ पे I का वैल्यू कितना आ गया, I का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये था आपका डिसोसिएशन। अगर 100% हुआ तो हम एग्जांपल लेंगे, अगर 30% हो गया 40% हो गया, आपने नाम सुना होगा DOD का। DOD का मतलब क्या हो जाता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या हो जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOA आएगा तो डिग्री ऑफ
एसोसिएशन की बात करते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है हमें, वो क्या कि जो ऑब्जर्व राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सीपी का मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑब्जर्व कौन सा कर रहे हैं हम, जो एक्सपेरिमेंटली यहाँ निकाल रहे हैं वो राइट हैंड साइड वाला, तो जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है, यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, यहाँ 5 था, वो ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि डिसोसिएशन में ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है वो ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है, हमेशा। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, एक मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हुए, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट पर मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये भी आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए NaCl का ही एग्जांपल लेके चलते हैं सबसे पहले, NaCl, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि 100% डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, 30% या 40% या 50% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, डबल हेडेड एरो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा Na+Cl-, ठीक है, Na+Cl-। इनिशियली सपोज इनिशियली आपका यहाँ पे कितना मोल है, ये 1 मोल है, तो ये क्या होगा 0 0। और जब हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम पे सपोज इसमें से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, तो यहाँ कितना बनेगा आपका अल्फा बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा अल्फा बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे I की जब वैल्यू निकालते हैं हम, I इज इक्वल टू क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन की बात हो रही है इसलिए मैं बस डिसोसिएशन कह रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अगर एसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन की जगह बस एसोसिएशन लिख दो, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, आफ्टर डिसोसिएशन ये पूरा आ जाएगा आपका, और बिफोर डिसोसिएशन ये रहा, ठीक है। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड कर देंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और फिर एक और अल्फा है, अल्फा डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन क्या था, 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1 प्लस अल्फा। अगर इसको प्रूफ करना है, अगर आपको चेक करना है, सपोज कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। 100% डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि अल्फा का वैल्यू कितना है 1 है। अगर आपने क्लास 11 में सही से पढ़ा है तो आपको याद होगा 100% डिसोसिएशन का मतलब अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर 40% होता तो 0.4, अगर 80% होता तो 0.8, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे I इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। और अभी मैंने पिछले एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखाया था कि जो 100% डिसोसिएशन ले रहे थे तो I इज इक्वल टू 2/1 विच इज इक्वल टू 2, तो ये सही है। फिर से हम लोग MgCl2 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। MgCl2 तो ले चुके हैं, चलिए Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। इसमें भी ये कैसे डिसोसिएट होगा आपका 2Al प्लस प्लस 3SO4 माइनस, ओके। तो यहां देखते हैं हम, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे कितना है आपका 1 मोल ले लेते हैं, ठीक है। देखिए इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहा है और इसके 3 मोल बन रहा है। इनिशियली ये 0 होगा जब डिसोसिएट नहीं हुआ रहेगा, जब इक्विलिब्रियम पे हम पहुंचेंगे तो इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट हो गया रहेगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस अल्फा, ठीक है। सपोज अल्फा डिसोसिएट हो गया तो इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहा था, तो यहाँ पे कितना मोल बनेगा 2 अल्फा, और इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बन रहा था तो यहाँ कितना बनेगा 3 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे I की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। I की वैल्यू निकालेंगे जब हम, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि आफ्टर डिसोसिएशन क्या हो रहा है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। ये फॉर्मूला बार बार मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट्स बना के और इसे याद रखिएगा, ठीक है। I इज इक्वल टू आफ्टर कितना होगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा डिवाइडेड बाय ये बिफोर कितना है 1 है। इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या आ जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका प्लस में 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, यानी 1 प्लस 4 अल्फा। ये अपना I का वैल्यू यहाँ पे आ गया इस इक्वेशन का कि 1 प्लस 4 अल्फा। अगर इसको भी चेक करना चाहे तो आप लोग इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे कि अगर इफ 100% डिसोसिएशन, अगर 100% डिसोसिएशन हुआ
ठीक है। तो डिसोसिएशन करेंगे 100% तो अल्फा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू 1 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। आई का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आई है वेंट ऑफ फैक्टर है वो 5 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ग्रेटर देन कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कितने टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यही है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का हम जनरल केस लेते हैं, ठीक है। ये जो जनरल केस होता है बुक में दे रखा होता है, एनसीईआरटी में दे रखा आपका ए एन जो है, ठीक है, यानी एन मॉलिक्यूल ए एन, जैसे मान लीजिए Cl2 हो गया, ठीक है, वैसे ही ए एन है, यहाँ पे क्या बनाएगा आपका एन, ठीक है। तो ये जनरल केस ले रहे हैं हम, तो एक फॉर्मूला आएगा, ठीक है, जिसको आप लोग चाहे तो ध्यान में रखें, नहीं तो मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उससे पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पे इनिशियली क्या होगा आपका कि इनिशियली यहाँ पे है आपका 1 मोल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। देखिए यहाँ पे 1 मोल इसका n मोल दे रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा n अल्फा बन जाएगा, कितना बनेगा n अल्फा बन जाएगा। अब यहाँ पे I की वैल्यू निकालते हैं, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो यहाँ इसे सॉल्व करते हैं, I इज इक्वल टू कितना हो गया, I इज इक्वल टू, हम इसको क्या करते हैं 1 को इस साइड लेके आते हैं, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा प्लस n अल्फा, ठीक है। I माइनस, सॉरी यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, I माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस, एक मिनट ये थोड़ा सा, I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, ऐसे कर लेते हैं, और यहाँ पे 1 को इधर लेंगे तो I माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा n माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे I माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1, तो ये एक रिलेशन आ जाएगा आपका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और I यानी वेंट ऑफ फैक्टर के रिलेशन हो जाएंगे, और इससे भी अल्फा निकाल सकते हैं या फिर आई निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन वो वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी था जो मैं एग्जांपल से समझाया, आई इज इक्वल टू आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, ओके। अब हम एसोसिएशन की बात करेंगे। जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है जुड़ता है, ठीक है। जैसे सपोज आपके पास इथेनॉइक एसिड है 2CH3COOH, और इसमें सपोज कर लेते हैं हम हमारा 100% डिसोसिएट हो रहा है, सॉरी एसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है एसोसिएट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है बेंजीन में डालते हैं हम तभी ये एसोसिएट होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O OH यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका CH3 और फिर C डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। और इनके बीच में क्या हो जाएगा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये इनके बीच H बॉन्डिंग, यहाँ पे भी क्या होगा आपका H बॉन्डिंग। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना मोल था 2 मोल था, दिख रहा है 2 मोल ऑफ CH3COOH, और ये जो पॉलीमर बना है या फिर डाइमर कहिए, ठीक है, डाइमराइजेशन हुआ है, डाइमर जो है उसका कितना है 1 मोल है, तो I इज इक्वल टू आफ्टर कितना है आपका 1 है और बिफोर कितना आपका 2 है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2, क्या होगा आपका 1/2, वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, यहाँ एसोसिएशन हो रहा है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग C6H5 COOH, ठीक है, इसका 2 मोल ले लिया हमने, और यहाँ पे भी सपोज कर लिया हमने 100% एसोसिएट हो रहा है, ठीक है, ASS एसोसिएट, यहाँ पे भी मैं पूरा लिख देता हूँ अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो, और ये भी बेंजीन में हमने डाला है, ठीक है। तो बेंजीन में जब हमने डाला है तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा कि यहाँ पे आ जाएगा C6H5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, सिमिलरली यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा C6H5 और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा।
यहाँ पे भी दिख रहा है आपका 2 मोल ऑफ C6H5COOH है और यहाँ पे क्या है 1 मोल ऑफ डाइमर है, ठीक है इसी का। तो यहाँ पे भी I इज इक्वल टू क्या आया 1/2। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को कि जो पिछले वाले में डिसोसिएशन में क्या था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है, कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऑब्जर्व्ड जो है इधर वाला है 1 मोल हो जा रहा है और इधर क्या है कैलकुलेटेड है ये 2 मोल हो जा रहा है। तो यहाँ पे एसोसिएशन में उसके अपोजिट होता है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि हमने देखा डाइमर, वैसे ही हमने टेट्रामर की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, टेट्रामर। तो टेट्रामर में देखिए क्या हो जाता है आपका कि अगर आपके पास 4A है, ठीक है, यहाँ पे 4A है और ये क्या हो रहा है 100% डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा A4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आफ्टर में कितना हो रहा है 1 में और बिफोर में कितना है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 होगा। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज लेस देन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात जब करते हैं तो जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था आपका कैसा था, 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, तो वैसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या होगा 1 मोल में से अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, यानी हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, एसोसिएटेड पर मोल। जैसे वहां था नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड पर मोल, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड पर मोल। जैसे यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH, ठीक है, ये आपका डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट किसमें हो जाता है आपका बेंजीन में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ CH3COOH का होल ट्वाइस, ठीक है, पूरा खोल के मतलब पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखिए ये बेंजीन में, ये हमें पता है कि ये जो ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ये डाइमर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन, ठीक है। इनिशियली यहाँ पे देखिए क्या था कि इसका कितना मोल था, देखिए एसोसिएशन में डिसोसिएशन में इजी होता है समझना, ठीक है, यहाँ एसोसिएशन में थोड़ा कम फील आता है, ठीक है, डिसोसिएशन में इजीली समझ में आ जाता है, लेकिन ये भी ज्यादा टफ नहीं होता है, इजीली समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम 1 मोल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे जब जाएंगे हम तो सपोज यहाँ पे कितना हो जाएगा कि अल्फा मोल निकल गया, कितना निकला अल्फा मोल निकल गया। तो देखिए इसके 2 मोल से इसके 1 मोल बन रहा है, तो अगर इसके अल्फा मोल दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा/2 हो जाएगा कि नहीं, देखिए हाफ हो जा रहा है, इसके 2 मोल से इसके 1 मोल, तो यहाँ पे अगर अल्फा मोल एसोसिएट हो रहा है तो अल्फा का आधा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है यहाँ से 2 से 1 हाफ हो रहा है, तो इसलिए अल्फा/2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हम जब I का फॉर्मूला लगाएंगे, आफ्टर वाले में 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 डिवाइडेड बाई बिफोर कितना है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर 1 प्लस 1 माइनस अल्फा/2 आ जाएगा, क्या आएगा 1 माइनस अल्फा/2 आ जाएगा। ये समझ में आया, 1 माइनस अल्फा/2 इसे सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2। मैं बार बार कह रहा हूँ I इज इक्वल टू क्या होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन की बात हो रहा है अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर एसोसिएशन। बिफोर एसोसिएशन 1 प्लस 0 था 1 और आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल यही ले लीजिए, जैसे ट्राइमर के ले लेते हैं हम लोग एग्जांपल इसका, ट्राइमर का मतलब 3, डाइमर का मतलब 2, टेट्रामर का मतलब 4। जैसे मान लीजिए ये 3x, ठीक है, इसको हमने कर दिया x, ठीक है। यहाँ पे इनिशियली कितना है, इनिशियली आपका इनिशियली ये 1 मोल लिया, तो यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। जब इक्विलिब्रियम पे जाएंगे तो ये 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा/3, ये कैसे आया, देखिए इसके 3 मोल से इसके 1 मोल बन रहे हैं, ठीक है, यानी इसके 1 मोल से इसके 3 मोल बन रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा, 3 मोल से 1 मोल बन रहे हैं तो अल्फा मोल जाएगा तो ये कितना बनेगा अल्फा/3 बन जाएगा, ठीक है। 3 मोल से 1 मोल बन रहे हैं तो 1 मोल से 1/3 मोल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मोल से 1 मोल बन रहा है तो अल्फा मोल से अल्फा/3 बनेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर हम सॉल्व करें I इज इक्वल टू तो 1 माइनस
अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 2 अल्फा बाई 3। ठीक है, तो ये था आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, एक जनरल केस लेंगे फिर से। यहाँ जनरल केस की बात करते हैं हम, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं आपका एन ए जो है वो बन रहा है ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियली इसके 1 मोल से इसके मोल कितने बन रहे हैं 0। इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका अल्फा अपॉन एन, क्योंकि इसके n मोल से 1 मोल बन रहा है। ठीक है, n मोल से 1 मोल बन रहा है तो अल्फा मोल से अल्फा बाई n बन जाएगा। ठीक है, i का वैल्यू यहाँ पे निकाले तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इस 1 को लिखे या ना लिखे बात तो सही नहीं है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि इसको इधर लेके जाएंगे तो i माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं अल्फा अपॉन n माइनस अल्फा लिख सकता हूं, इसको इस साइड और इसको इस साइड, क्योंकि ये माइनस में था इसलिए समझ में आएगा था कि i माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे अल्फा कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 अपॉन n माइनस 1। तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू होगा तो वो क्या होगा i माइनस 1 अपॉन में, यहाँ पे जब इधर जाके मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया और रिलेशन आ गया अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन और i इवेंट ऑफ फैक्टर के बीच का। ठीक है, तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो। डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात कर रहे हैं जनरल केस की। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि आपका जो i है, i इज इक्वल टू क्या हो गया कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन में क्या आ रहा है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यही तो आ रहा है। राइट हैंड साइड पे जो आफ्टर वाला है वो क्या है ऑब्जर्व है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है कैलकुलेटेड है। ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होता है आपका, ठीक है, वो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन है। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन। यहाँ पे अभी एक आपको मॉडिफाइड फॉर्मूला ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों के चारों फॉर्मूला मॉडिफाइड होंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोग लिख दिए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है कि I इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या हो गया कि कैलकुलेटेड, यहाँ पे जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इनटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर I से मल्टीप्लाई कर दिया हमने कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, ठीक है, तो वो जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, वो सब पे वैलिड होगा। जैसे कि अब तक हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला लिखा था वो क्या थे, वो सारे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे। कैसे थे, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मॉडिफाइड करेंगे फॉर्मूले को, ताकि वो जो फॉर्मूला हो वो आपके इलेक्ट्रोलाइट पे भी इजीली लग जाए और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स पे भी आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे सबसे पहले आपका P नॉट A माइनस पी ए अपॉन में क्या था आपका P नॉट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जेटा सॉल्यूट। ठीक है, जेटा सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका जेटा सॉल्यूट कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ये जो जेटा सॉल्यूट है ये क्या है आपका कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो इसमें हम अगर I से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये अपना क्या आ जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर, यानी P नॉट A माइनस P अपॉन P नॉट A इज इक्वल टू जेटा सॉल्यूट इनटू I का मतलब इवेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वैसे ही हम अगर यहाँ पे डेल्टा TB ले, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KB इनटू L, ये क्या है कैलकुलेटेड है, इनटू I कर देंगे। ठीक है, डेल्टा TF की बात करें हम तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KF इनटू M और इनटू क्या हो जाएगा I। वैसे ही हम बात करेंगे एक और फॉर्मूला था पाई इज इक्वल टू क्या था MRT इनटू क्या हो जाएगा I। ये है आपका मॉडिफाइड या फिर कुछ भी कर लीजिए कैलकुलेट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या था कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनटू I, तो उन सब में I से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये वैलिड है सबके लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों के लिए ही वैलिड है। ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है,
अब देखिए जैसे हमने इससे पहले जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ा था उन सब में आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। जो हमने यूरिया एग्जांपल लिया था, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ठीक है, इन सब में आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए जब यहाँ पे आई नहीं भी होता है तो भी काम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया है, ठीक है। वैन हॉफ फैक्टर क्या होता है, वैन हॉफ फैक्टर कितने टाइम्स पार्टिकल इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, वही बताता है वैन हॉफ फैक्टर। और क्यों इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट और एसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आप लोगों का खत्म होता है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एट अ गिवन टेंपरेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए जब हम मोल की बात कर रहे थे कि 1 मोल से इतना मोल बन रहा है, वही सेम अप्लाई हो जाता है प्रेशर में, ठीक है। इतने प्रेशर से इतना प्रेशर बन रहा है तो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, एट अ गिवन टेंपरेचर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर 1m NaCl Na2SO4 और Al2SO4 थ्रेड्स, ठीक है। सबसे पहले वही अब जनरलाइज फार्मूला लगाएंगे हम, पाई इज इक्वल टू अपने पास क्या होता है mRT इनटू I, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका एट अ गिवन टेंपरेचर, यानी टेंपरेचर क्या हो गया, सेम हो गया। टेंपरेचर क्या हो गया, तीनों में तीनों का क्या हो गया, सेम हो गया, ठीक है। R का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। और जो M की बात कर रहे हैं तो M भी सेम है, यानी I हमें बस चेक करना है। क्या चेक करना है, I का मतलब वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है, वैन हॉफ फैक्टर। और ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट दिख रहे हैं, तो हम आई जिसमें सबसे ज्यादा होगा वही होगा आपका मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आई यहाँ पे देखें तो ये आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, Na+Cl-2 और बिफोर डिसोसिएशन 1 यानी 2 ही आ गया। सिमिलरली यहाँ पे Na2SO4 में देखेंगे तो इसको जब देखेंगे तो ये क्या होगा, 2Na++SO4 -2, यानी ये 2 + 1 which is equal to 3, यानी I is equal to 3 और ये 1m Na2SO4 है 3/1, यानी इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे हम लोग, इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 2Al + 3SO4 -2, ठीक है, यानी ये आ गया 2 + 3 which is equal to 5, यानी I is equal to क्या हो जाएगा, 5। तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसका I सबसे ज्यादा, यानी सबसे पहले ये हो जाएगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये मैक्सिमम जो होगा वो Al2SO4 का होल थ्राइस में होगा। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ठीक है। I का वैल्यू, ठीक है, आफ्टर निकालिएगा 5 और बिफोर 1 होगा 5/1 यानी 5 ही होगा, 3/1 यानी 3 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखिए वहां पे क्या था, 1m मोलैरिटी सीधा सीधा दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा है, 1% यूरिया, 1% NaCl, 1% Na2SO4, वेट बाय वॉल्यूम, अरेंज इन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, mRT इनटू I, ठीक है, mRT इनटू I आ गया आपका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि I का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। I अगर यूरिया है तो यहाँ पे यूरिया क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यूरिया का वैल्यू कितना होगा, I के यूरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 होगा। जब NaCl की बात करते हैं तो I is equal to 2 हो जाएगा, और Na2SO4 की बात करते हैं तो I is equal to क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जब डिसोसिएशन नहीं दे रखा हो तो 100% ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, 100% ले लेते हैं, टेम्परेचर भी सेम ही ले लेते हैं। तो ये और ये निकल गया। अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी की जब बात करते हैं हम, ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपॉन क्या होगा, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, और R इनटू T, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 0.0821 इनटू टेम्परेचर की जब बात करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर कितना आएगा आपका, यहाँ पे टेम्परेचर और R, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि पाई प्रोपोर्शनैलिटी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है, सेम ही आएगा। और R और T को हटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू I, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यूरिया की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूरिया देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये अगर 1% गिवन है, ठीक है, 1% वेट बाय वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। तो पाई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
देखिए नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो गिवन मास, ठीक है, गिवन मास कितना हो जाएगा 1 ग्राम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय मोलर मास यूरिया की देखें तो यूरिया का मोलर मास कितना आता है 60 आता है, ठीक है। आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दो नाइट्रोजन है 14 टू 28 और हाइड्रोजन 4 है तो 32, ऑक्सीजन कितना हो गया 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और प्लस ये 12, ठीक है, 16 12 करेंगे 60 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय देखिए वॉल्यूम कितना है 100 ml तो 100 डिवाइडेड बाय 1000, तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा 1/60 डिवाइडेड बाय ये दोनों कैंसिल करेंगे तो ये 0.1 आएगा विच इज इक्वल टू 1/6 आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका यूरिया वाला आ गया। फिर ऐसे ही हम किसका निकालेंगे आपका NaCl का, तो NaCl का जब निकालते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, गिवन मास कितना है, इसका भी 1% वेट बाय वॉल्यूम है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम और इनटू आई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है NaCl का 23 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो सेम ही होगा 0.1, क्यों, क्योंकि सब में क्या है 1% वेट बाय वॉल्यूम, यानी 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और 100 ml को हम जब लीटर में कन्वर्ट करेंगे 100/1000 यानी 0.1, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 0.1 यानी ये आ जाएगा 1/5.85, ठीक है, आ गया। और सॉरी यहाँ पे i का वैल्यू कितना है 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे i का वैल्यू कितना है 2 है तो जब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 अपॉन ये क्या आ जाएगा 5.85 विच इज इक्वल टू, यानी पाई जो होगा आपका वो प्रोपोर्शनलिटी टू 2/2.92 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो i का वैल्यू है वो कितना है 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूरिया का i का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। सिमिलरली हम Na2SO4 की बात करते हैं तो Na2SO4 में गिवन मास कितना है 1, जब मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास ऑफ Na2SO4 जो होता है वो 142 होता है, क्या होता है 142, ठीक है। 23 2 जब 46 और सल्फर का 32 और 16 ऑक्सीजन का तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे 64, ऐड करेंगे 142 आएगा 0.1 इनटू यहाँ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। 3 कहां से आया आपका वेंट ऑफ फैक्टर, कहां से i से जब मल्टीप्लाई करेंगे और जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपका 1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 4.7, क्या आ जाएगा 4.7। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि ये जो r और t है इनका वैल्यू तो सेम ही होगा, हमें डिटरमाइन क्या करना है नीचे के वैल्यू से, ठीक है। जिसका डेनोमिनेटर सबसे छोटा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा, तो सबसे छोटा किसका दिख रहा है NaCl वाले का, उसके बाद किसका दिख रहा है ये Na2SO4 का। तो हमारा अगर हम लिखना चाहें इसको अरेंज करना चाहें तो NaCl ग्रेटर देन Na2SO4 और उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रेटर देन NH2CONH2। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। R और T का वैल्यू रख भी सकते हैं आप लोग, लेंथी कैलकुलेशन हो जाएगा, कोई फायदा नहीं, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा के I और M को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे वैल्यू किसका ज्यादा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A 2 mole NaCl solution in water has elevation in boiling point of 1.88 Kelvin. If Kb for water is 0.52 Kelvin kg per mole, calculate I vent of factor and DOD degree of dissociation अल्फा निकालना है हमें for NaCl, ठीक है। NaCl is an electrolyte, तो NaCl की जब हम बात करते हैं तो NaCl जो होगा डिसोसिएट होगा किसमें Na+ Cl-, ठीक है। इनिशियली अगर हम इनिशियली देखें तो यहाँ पे क्या है आपका 1 मोल है और इसका 0 और इसका 0, और जब हमारा इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस अल्फा, यहाँ क्या आ जाएगा अल्फा और अल्फा, तो I इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन में क्या आएगा 1 विच इज इक्वल टू एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल होगा तो 1 प्लस अल्फा बच जाएगा, यानी I इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 1 प्लस अल्फा, ठीक है। और हमें दोनों ही निकालना है तो अब दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है केबी इनटू एम इनटू आई, यही होता है। यहाँ डेल्टा टीबी का वैल्यू दे रखा है आपका डायरेक्ट कितना दे रखा है 1.88, ठीक है। केबी का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 0.52, ठीक है। अब हमारे पास एम की बात आता है, ठीक है, तो एम क्या है मोल है ऑफ NaCl, तो मोल ऑफ NaCl में देखिए कैसे निकालेंगे हम। यहाँ देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे मोलर है,
ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास डायरेक्ट 2 मोल दे रखा होता तो फिर सॉल्वेंट की मास की भी जरूरत पड़ती। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और m का हो गया, i का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.88 अपॉन 0.52 इंटू 2। देखिए डेसिमल हटा देंगे दोनों में तो 188, ठीक है, डिवाइडेड बाई 52 इंटू 2 आ जाएगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 94, 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 और ये 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, तो ये आ गया 47/26। किसका वैल्यू आया? i का वैल्यू। ठीक है, अब इस i का वैल्यू अगर डायरेक्ट हम इसमें डाल देंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लगा के देखते हैं हम, तो i इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ जब सॉल्व करते हैं i इज इक्वल टू और सॉल्व कर लेते हैं 47/26। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 1.8, तो i इज इक्वल टू क्या था 1 प्लस अल्फा। ठीक है, यहाँ पे 1.8 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या कितना आया 0.8, यानी परसेंट में अगर आपको दिखाना है तो कितना है अल्फा 80%। मैंने बताया आप लोगों को कि अगर अल्फा का वैल्यू 1 है तो 100%, 90% है तो 0.9, ठीक है, अगर 0.7 है तो 70% डिसोसिएट हो रहा है। तो ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए बात बार उधर इसलिए जाता हूँ ताकि हमारा जो स्क्रीन है वो से चेक कर रहा हूँ फोकस किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनेगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, एबनॉर्मल मासेस की तरफ। ठीक है, एबनॉर्मल मास, एबनॉर्मल मोलर मासेस की जब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मासेस की, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एसोसिएशन की बात करते हैं। ठीक है, एसोसिएशन यहाँ देखिए क्या है कि भाई एक हेनोइक एसिड लेते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको हमने क्या किया कि डिसोसिएट किया इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। बेंजीन में हमने इसे डिसोसिएट कर दिया। ठीक है, सपोज 100% एसोसिएट हो रहा है तो ये बनेगा कैसे CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, और फिर यहाँ आ जाएगा CH3C डबल बॉन्ड इधर ले लेते हैं O और इधर ले लेते हैं OH। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे जब मोलर मासेज की बात करते हैं, ठीक है, तो मोलर मासेज यहाँ CH3 का जब निकालेंगे 2 कार्बन का 12 + 4 16 हो जाएगा, 16 + 32 कितना हो जाएगा आपका +12। ठीक है, 60 कितना आ गया CH3COOH का, एक्सपेक्टेड था कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड था। ठीक है, अब देखिए ये नॉर्मल भी है। ठीक है, CH3COOH का मास कितना है 60 है, जबकि यहाँ पे 2 मोल ऑफ CH3COOH हो गया है, यानी यहाँ पे जो मास आया है वो कितना है 120 हो गया है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं एबनॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? एबनॉर्मल कहते हैं। यहाँ पे जब हम I की वैल्यू निकालते हैं तो I इज इक्वल टू क्या होता है, इसका 1 मॉलिक्यूल वेंट ऑफ फैक्टर का आफ्टर और बिफोर कितना है 2 आया है। ठीक है, इसको देखिए आप कनेक्ट करते हैं हम लोग, I इज इक्वल टू 1/2 कैसे आ सकता है कि 60 ये ओरिजिनल, ठीक है, यानी ये जो एक्सपेक्टेड था और जो एबनॉर्मल है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड है, ठीक है, ऑब्जर्व, ठीक है, वो डिवाइड कर देंगे, इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2 आएगा। यानी यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास अपॉन में क्या आ जाएगा एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अब देखिए एक बात देखिए आप कि ये 120 कैसे हुआ, यहाँ 2 मोल ऑफ CH3COOH था। ठीक है, यानी CH3COOH का मास निकाला हमने, कितना आया 60 आया, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल बन गया, वही ये क्या बन गया डाइमर बन गया। तो डाइमर बन गया तो डाइमराइजेशन हो गया, डाइमर बन गया तो इसका मास कितना हो गया 120। जब हमने I का वैल्यू निकाला एसोसिएशन, वही वाला फार्मूला वेंट ऑफ फैक्टर ना टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा आफ्टर क्या है 1 है और बिफोर कितना है 2 है, तो 1/2 इसको कनेक्ट किया हमने, कैसे आ सकता है तो 60/120। ठीक है, 60/120। ठीक है, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये एसोसिएशन में ज्यादा अच्छे से फील होता है एज कंपेयर टू डिसोसिएशन। डिसोसिएशन की भी बात करते हैं हम लोग। देखिए डिसोसिएशन की बात करते हैं तो वही सिंपल सा अपना एग्जांपल लेंगे NaCl।
ठीक है, ये डिसोसिएट हो रहा है 100%। यहाँ क्या होगा Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, अब नॉर्मल मोलर मास की बात हो रही है, यहाँ पे जब हम मास निकालेंगे ये क्या आएगा 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये नॉर्मल है, आपका एक्सपेक्टेड भी यही है। ठीक है, जब हम इधर बात करते हैं तो अगर हम किसी कंटेनर में इसको वो कर दिया हमने डाइल्यूट कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो वो Na प्लस Cl माइनस में मिल जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। जब हम हाथ में लगा के निकालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये भी आ सकता है, Cl भी आ सकता है, या फिर दोनों एक साथ आ सकते हैं कुछ नंबर में। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इनके एवरेज दोनों को दे दिया गया है आधा आधा, यानी ये 29.25 आ जाएगा और ये भी 29.25 ले लेते हैं। ठीक है, जैसे वहां पे क्या था, एक डाइमर फॉर्म हो जाता है, यानी एक मॉलिक्यूल एक साथ निकल जाता है। जब यहाँ पे करेंगे हम तो सोडियम आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, या फिर कन्वीनियंट के लिए हमने क्या किया, इसका मिड पॉइंट कर दिया, मतलब आधा आधा कर दिया। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होता है 2 होता है। ठीक है, अब 2 यहाँ पे कैसे आएगा, तो I इज इक्वल टू यहाँ पे 58.5 डिवाइडेड बाई कोई भी एक ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी I इज इक्वल टू जो होता है वो होता है कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन में क्या होता है ऑब्जॉर्ब्ड मोलर मास। ठीक है, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन एब्जॉर्ब्ड मोलर मास, ऑब्जॉर्ब्ड मोलर मास। अब देखिए यहाँ पे कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उठा लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए डेल्टा TF उठा लिया, विच इज इक्वल टू Kb into m होता है। ठीक है, क्या होता है Kb into m होता है। m का जब फॉर्मूला लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इसका फॉर्मूला बस मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा Kb into नंबर